Activity number 2 is recall activity 5 in chapter number 1. We made sprouts from mung and chana seeds. When the seed turned into a sprout, it is said to have germinated. This is the beginning of a new plant. यहाँ पे हमने सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में इनिशियली देखा था एक्टिविटी नंबर 5 में कि कैसे हम सीड्स में से स्प्राउट को ग्रो करते हैं बाय यूजिंग मूंग एंड चना सीड। तो वहाँ पे जब भी ये मूंग और चना की सीड्स में से हम वो सीड्स को ग्रो करते हैं, उसमें से हम सीड्स में से स्प्राउट बनाते हैं, तो तभी हम बोल सकते हैं कि ये प्रोसेस को जर्मिनेशन, व्हेन द सीड टर्न इनटू अ स्प्राउट इट इज सेड टू हैव अ जर्मिनेटेड। तो जब भी ये कन्वर्जन होगा फ्रॉम सीड टू स्प्राउट, उसको हम बोलेंगे द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। और जब भी ये जर्मिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी तो वहीं से जो प्लांट है उसकी न्यू लाइफ है वो स्टार्ट हो जाती है। सो टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी वी नीड टू कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड्स, कीप 20-30 सीड्स aside and soak the rest in water for a day। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले कुछ मूंग के सीड्स कलेक्ट कर देंगे, उसमें से कुछ अराउंड 20-30 सीड्स हैं उसको अलग रख देंगे और उसके अलावा बाकी के रिमेनिंग सीड है उसको वाटर में सोक कर देंगे। डिवाइड द सोक सीड्स इनटू 4 पार्ट्स। अभी ये जो सोक्ड सीड है उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कीप 1 पार्ट कंप्लीटली सबमर्ज इन वाटर फॉर 3 to 4 days। तो 4 पार्ट में से फर्स्ट पार्ट जो है सीड्स का, सोक सीड का, उसको हम क्या करेंगे, उसको सबमर्ज करेंगे वाटर में। देन डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राई सीड्स एंड दोज सबमर्ज इन वाटर। तो सबसे पहले हमने ऐसे सीड अराउंड 20-30 सीड्स को अलग रख लिया था उसको, और ये सबमर्ज किए गए सीड्स हैं उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वी कीप इट एज इट इज। देन keep 1 part of soaked seeds in a sunny room and another in a completely dark region like a cupboard। So अभी हमने फर्स्ट पार्ट है सोक सीड का उसको हमने सबमर्ज किया वाटर में, देन सेकंड पार्ट को हम रखेंगे सनी रूम में, और थर्ड पार्ट है उसको हम रखेंगे कंप्लीटली डार्क रीजन लाइक अ कपबोर्ड, जहाँ पे कहीं से भी कुछ सनलाइट है वो नहीं आती है, दैट डज नॉट अलाउ एनी लाइट टू कम। Then keep the last part in very cold surroundings, say it in a refrigerator or with ice around them। Now last 4th part है सोक सीड का, उसको हम क्या करेंगे, completely cold surrounding है like a refrigerator, वहाँ पे रखेंगे। Rinse them and replace the water every day। Now ये 4 पार्ट्स में हमने जहाँ पे ये 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये 4 पार्ट्स को हम क्या करेंगे एवरी डे, ये 4 पार्ट्स में जो सीड्स है उसको अच्छे से रिंस करेंगे और उसका वाटर भी है वो रिप्लेस कर देंगे। What do you notice after a few days? Now अभी आफ्टर फ्यू डेज हम इसका रिजल्ट नोटिस करेंगे। सो रिजल्ट में हमको क्या देखने को मिलेगा, डू द सीड्स इन ऑल द 5 कंडीशन जर्मिनेट यूनिफॉर्मली। अभी यहाँ पे 5 कंडीशन बताई गई है, तो 5th कंडीशन कौन सी होगी, जो हमने इनिशियली और स्टार्टिंग में 20-30 सीड अलग रख दिए थी उसको भी हमने यहाँ पे एज अ 1 कंडीशन ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे हमको टोटल 5 कंडीशन में से हमको क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे इन द केस ऑफ जर्मिनेशन। क्या ये सभी कंडीशन में जर्मिनेशन है वो यूनिफॉर्मली हुआ है? द आंसर इज बट ऑब्वियसली नो, बिकॉज सभी जगह पे जो क्लाइमेट था, कंडीशन था, दैट आर डिफर, दैट इज़ वाई यहाँ पे जो जर्मिनेशन रेट होगा वो भी डिफरेंट होगा। डू यू फाइंड स्लोअर और नो जर्मिनेशन इन एनी ऑफ दिस? तो यहाँ पर कहीं जगह पे हमको बहुत ही स्लो जर्मिनेशन देखने को मिलेगा, वेरएस कहीं पे हमको जर्मिनेशन नहीं भी देखने को मिलेगा। Do you realize that abiotic factors like air, water, light and heat are important for the growth of plants? तो यहाँ से हमको रियलाइज़ करने को मिला कि जो एबायोटिक फैक्टर हैं जैसे कि एयर, वाटर, लाइट एंड हीट, दिस फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ plant। In fact,
abiotic factors are important for all living organism. बिकॉज यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि जो abiotic फैक्टर हैं उनकी प्रेजेंस के बिना जर्मिनेशन है वो कैरी आउट नहीं होगा, बिकॉज विदाउट सनलाइट जो जर्मिनेशन है उसमें से वो जर्मिनेशन प्रोसेस के ऊपर अफेक्ट करेगा. सो यहाँ पे दैट इज़ वाई abiotic फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट. एंड ये जो abiotic फैक्टर्स है वो सिर्फ ना कि प्लांट की ग्रोथ पे बट सभी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है. We find that organisms exist in very cold as well as very hot climate, isn't it? यहाँ पे हमने यही चैप्टर में इनिशियली देखा था कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत ही कोल्ड और बहुत ही हॉट एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव करते हैं. हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव? अभी ऐसे क्लाइमेट में वो अपना सर्वाइवल कैसे मैनेज करते हैं? Adaptation is the method by which organisms get well adjusted to the climate. So यहाँ पे by using the methods of adaptation जो organisms हैं वो climate के साथ adjust करते हैं. Adaptation does not take place in a short time because the abiotic factors of a region also change very slowly. अभी adaptation है वो बहुत ही short time में भी possible नहीं हो सकता है. Why? Because वो particular region है वहाँ पे जो भी abiotic factors हैं वो भी timely हैं, वो change होते रहते हैं. So those organisms which cannot adapt to this change will die. सो ऐसे ऑर्गेनिज्म के जो ये चेंजेस हो रहे हैं एबायोटिक फैक्टर में उसके साथ एडेप्ट नहीं हो पाते हैं, इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर जाते हैं. एंड ओनली द एडेप्टेड वन विल सर्वाइव. सो और दूसरे ऐसे ऑर्गेनिज्म के जो ये चेंजेस के साथ एडेप्ट हो जाते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं. Organisms adapt to different abiotic factors in different ways. Now यहाँ पे organisms भी जो abiotic factors हैं उनके साथ differently adapt होते हैं. This result in a wide variety of organism in a different habitat. That is why एक कोई भी particular habitat है वहाँ पे very different types of organism we can find. Let us look at some habitats and understand the abiotic factors and the adaptation of animals in these habitats. तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप वन हैबिटेट को लेके वहाँ पे कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना एडेप्टेशन कैरी आउट करते हैं और वो सर्वाइव करते हैं, दैट वी विल सी. टॉपिक नंबर 9.3 इज a journey through different habitats. First one is some terrestrial habitats. उसमें से first habitat है desert. We discuss the abiotic factors of a desert and the adaptation in camel. What about other animals and plants that are found in the desert? तो इसके पहले ही हमने कैमल्स में कैसे एडेप्टेशन होता है एबायोटिक फैक्टर के साथ दैट वी हैव ऑलरेडी सीन. नाउ इसके अलावा कैमल के अलावा दूसरे एनिमल प्लांट में कैसे होगा. सो डू दे हैव द सेम काइंड ऑफ एडेप्टेशन. सो ये डिफरेंट टाइप के एनिमल्स और प्लांट्स हैं विच आर फाउंड इन द डेजर्ट. क्या उनमें एडेप्टेशन सेम ही होंगे जिस टाइप के कैमल में थे. दिस आर डेजर्ट देयर आर डेजर्ट एनिमल्स लाइक रैट्स एंड स्नैक्स विच डू नॉट हैव लॉन्ग लेग्स दैट अ कैमल हैज़. तो यहाँ पे कुछ एनिमल्स दिखाए गए हैं डेजर्ट एनिमल जैसे कि रैट और स्नैक, और उनके पास जो कैमल के पास लॉन्ग लेग्स होते हैं उस टाइप के लेग्स भी नहीं होते. तो वो क्या करते हैं टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे दे स्टे इन burrows deep in the sand as shown in the figure number 9.4. सो यहाँ पे ये एनिमल यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे है रैट और यहाँ पे है स्नेक. तो क्या करते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम जो इंटेंस हीट होती है उस
से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, बरोज। यहाँ पे बरोज मीन्स कि अ होल और टनल दैट इज डग बाय द स्मॉल एनिमल्स। तो ये क्या करते हैं, ये जो रैट और स्नैक है वो यहाँ पे डेजर्ट में ये बने जो बरोज है उसको डग करके वहाँ पे स्टे करते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम। These animals come out only during the night when it is cooler. और वो वहाँ से बाहर कहाँ पे आते हैं, कब आते हैं, जब भी नाइट टाइम होता है जहाँ पे एनवायरनमेंट है वो कूल हो जाता है, वो टाइम पे वो लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं। Figure number 9.5 shows some typical plants that grow in a desert. So यहाँ पे figure number 9.5 है वो दिखाई गई है, that is some typical plants that grow in a desert. How are this adapt to the desert? Now अभी ये plants हैं वो यहाँ के environment के साथ एबायोटिक फैक्टर के साथ कैसे अडेप्ट करेंगे वो हमें चेक करना है. So that is given in the activity number 3 that we will see later on.